स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉल साइंस की चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो पार्ट फर्स्ट है हमारे बुक का नाम, जो समकालीन विश्व में राजनीतिक है ना। तो इस चीज़ का हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है शीत युद्ध। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपके जो क्लास 12th है और 11th है और 10th है और एक 9th, इसमें क्या है, हम आपका जो न्यू सिलेबस आया है जो 50% सिलेबस और 50% सेकेंड टर्म, जो 2 टर्म आया है, इसमें हम पूरा करवा जा रहे हैं। और 10th और 12th वाले खासकर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जो MCQ बेस है वो पूरा क्वेश्चन आपके सामने में लाए। मेन हर चैप्टर का 150-200 क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने में और वो सॉल्व करवाएंगे। पेपर की पूरी तैयारी करवाएंगे, पेपर के एंड तक बने रहे। आप के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी एक दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। अब इसके पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, देखो कितने पार्ट में बनता है। चैप्टर बड़ा है तो देखते हैं कितने पार्ट में बनता है। चलो आओ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर का मतलब क्या है? कोई बोलेगा कि शीत युद्ध का मतलब ये होता है जो शीत यानी सर्दियों में होने वाले युद्ध। नहीं, ये कतई इसका आंसर नहीं है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि युद्ध की स्थिति तो होना लेकिन युद्ध नहीं होना, यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें तीसरे पर्सन को जो वहाँ आसपास होते हैं उनको ऐसा फील होने लग जाता है, ऐसा लगने लग जाता है कि अब इन दोनों में क्या होगा, युद्ध होकर ही रहेगा उस स्थिति को। लेकिन वास्तव में क्या होता है, युद्ध नहीं होता है बेटा। क्या वास्तव में हमारा युद्ध नहीं होता है? क्या नहीं होता है? युद्ध नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब देखो शीत युद्ध में होता क्या है। शीत युद्ध के अंदर में पूरी मतलब युद्ध की तो पूरी संभावना रहती ही रहती है। लेकिन भाई अब एक बात बताइए, जब दोनों जने हथियार लेकर खड़े हो गए तो यार ऐसा तो लगेगा युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन दोनों के मन में डर होता है कि नहीं है? यार मैं मारूंगा तो ये भी मुझे मारेगा, यानी दोनों ही मरेंगे, राइट। तो इसलिए युद्ध नहीं होती है। लेकिन युद्ध की आशंका, डर, तनाव और दोनों ही देश संघर्ष जारी करते रहते हैं ताकि युद्ध हो तो हम लड़ाई में खुद बच सके और सामने वाले को मार सके। अब इसके अंदर आता है कि भाई शीत युद्ध शुरू कब हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो शीत युद्ध की शुरुआत जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर क्या गिराया था, परमाणु बम गिरा करके द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त किया था। जिसके बाद ही किसकी शुरुआत हो गई थी? शीत युद्ध की, यानी इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व की समाप्ति से आरंभ हुआ। अब आरंभ कब हुआ? 1945 में ये आरंभ हुआ था। कब? 1945 में। और ये खत्म कब हुआ था? 1991 में। शीत युद्ध का जो खत्म हुआ था, अंत हुआ था, वो कब हुआ था? 1991 में। और हुआ क्यों था ये रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, बेफिक्र रहे। हाँ, अब ये बात समझते हैं कि शीत युद्ध किन 2 देश के मध्य हुआ है, यानी किन 2 देशों के बीच हुआ है। तो जो शीत युद्ध हुआ था ये हमारा अमेरिका, जिसको आज के टाइम हम USA बोलते हैं। दूसरा सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ। ये सोवियत संघ आगे चल के USSR बना। फिर जब ये विघटन हो गया, यानी जब ये टूट के बिखर गया, अलग पड़ गए, तो इसको हम रूस यानी कि रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा शीत युद्ध का मतलब और किन देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ है ये। अब बारी आती है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, कहाँ कब हुआ। तो देखिए शीत युद्ध का जो अंत हुआ, क्यूबा का मिसाइल, हम शीत युद्ध का अंत किसे मानते हैं? क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो क्या था? शीत युद्ध का अंत था। लेकिन ये वास्तव में शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ था उस समय। वास्तव में शीत युद्ध का अंत कब हुआ? जब सोवियत संघ विघटन हुआ, उसी को क्या माना जाता है? शीत युद्ध का अंत माना जाता है। अब देखो बेसिकली शीत युद्ध का हम अंत कब मानते हैं कि कब होता है शीत युद्ध? मान लो दोनों देश है, दोनों महाशक्तिशाली है, या तो दोनों में से कोई एक और महाशक्तिशाली बन जाए तो शीत युद्ध का अंत हो जाएगा, या दोनों में से कोई एक देश कमजोर पड़ जाए तो शीत युद्ध का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा? सोवियत संघ कब 1991 में क्या पड़ गया था? कमजोर पड़ गया था। किसके कारण? विघटन के कारण।
विघटन यानी कि बिखरना। इनके अंदर जो देश शामिल थे ना, ये एक एक करके छोड़ करके जा रहे थे इनके देश को, तो जिस कारण ये क्या हो गया, विघटन हो गया। अब ये कब हुआ था, 1991 में। इसके कई कारणों के कारण में ये क्या हो गया, विघटन हो गया, और फिर क्या हो गया, ये कमजोर पड़ने लग गया। टॉपिक नंबर 3 है हमारा शीत युद्ध का कारण क्या है, शीत युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा कारण भाई, रीजन क्या है, क्यों होना था शीत युद्ध इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या रीजन था। तो इसका रीजन ये था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां, दोनों ही देशों को क्या बनना था, महाशक्ति बनने की हौड़ थी। दोनों ही देश क्या थी, महाशक्ति बनने की हौड़ में एक दूसरे के मुकाबले करने के लिए खड़े हो गए, जो कि क्या बना, शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को क्या बनना था, महाशक्तिशाली बनना था, जिसके लिए वो एक दूसरे के सामने में खड़े हो गए। नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, वो कहता था मैं शक्तिशाली हूँ, और सोवियत संघ कहता था मैं शक्तिशाली हूँ। तो दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए आमने सामने खड़े हो गए, जो क्या बना, शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी देश की बस की बात नहीं है। क्यों, अब एक बात बताओ, परमाणु की देश जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिरा था, उसका परिणाम आज तक देखने को मिलते हैं। आज भी वहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आते ही रहते हैं, और वहाँ पे आज भी जो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई बीमारी के साथ, अजीबोगरीब बीमारी के साथ पैदा होता है, और वहाँ की ज़मीनें बंजर हो चुकी है, कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती। तो यही कहा जा रहा है कि परमाणु बम का मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है, जिसके कारण में क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। बेटा बच्चों, दोनों ही देश क्या था, परमाणु से संपन्न थी। दोनों ही देश के पास परमाणु था। देखो, दोनों ही महाशक्तिशाली परमाणु से संपन्न थी, यानी दोनों ही देशों के पास परमाणु बम था। तो उनके पास इतनी क्षमता को परमाणु बम की, एक दूसरे को, दोनों के पास इतनी सारी परमाणु बम थी, इतनी हथियारों था उन पे कि वो दोनों परमाणु मतलब जो सोवियत संघ थी वो अमेरिका सोवियत संघ को, ये दोनों एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। यानी कि ऐसा कर सकते थे कि वो आज से 50 से 100 साल पीछे चले जाए, इतना उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इसीलिए ही यही कारण था जो क्या कहता, शीत युद्ध का कारण बना। यदि अगर ऐसा होता तो दोनों ही देश में क्या हो जाता, खून की होली हो जाती, रक्त रंजीर हो जाता, दोनों ही देश में खून की होली खेली जाती, जिसके कारण भाई क्या होता, लोग मारे जाते और पीछे हो जाता। और दोनों ही के मन में ऐसा भय था कि भाई यार लड़ेंगे दोनों तो भाई जाहिर सी बात है दोनों ही मरेंगे, और दोनों ही ये चीज़ नहीं चाहते थे, जिसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, जिससे शीत युद्ध हुआ। यही कहना, एक दूसरे को उकसाने के बावजूद भी कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों की युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। देख बेटा, दोनों देश क्या चाहते थे कि मैं सामने वाले नागरिकों को तो नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मेरे नागरिक नुकसान ना पहुंचे। ये अमेरिका सोचता था मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन सोवियत संघ भी सोचता था मैं उनको नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन दोनों ही ये सोचते थे कि भाई उनको नुकसान पहुंचाऊंगा तो वो भी नुकसान मुझे पहुंचाएंगे, जिसके कारण मेरा क्या होगा, मेरे नागरिक मरेंगे, जो कि मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूं। तो युद्ध नहीं करूंगा। जब युद्ध नहीं करूंगा तो कैसी स्थिति बनी रहेगी, शीत युद्ध की स्थिति। बिकॉज शीत युद्ध का मतलब ये भाई युद्ध की स्थिति होगी लेकिन युद्ध नहीं होगी। आगे अब देखो, शीत युद्ध, अब हम कहते हैं कि यार शीत युद्ध लड़ाई नहीं है, चलो युद्ध नहीं होगी, तो क्या ये शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई है? ये जो शीत युद्ध है ये हम कह सकते हैं ना, इसको ये विचारधारा की एक लड़ाई है। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध का मतलब युद्ध थोड़ी ना होता है, ये तो एक दूसरे का मुकाबला करना। अब जैसे युद्ध होगा वो तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है, एक विचारधारा की लड़ाई है। अब वो कैसे कहेंगे, ये देखो, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि अब वो दोनों ये देश समझ चुके थे कि यार युद्ध से तो हम वो महाशक्तिशाली बन नहीं सकते, तो वो क्या करें, कुछ ऐसा चीज़ करें, कुछ अपने देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसी कर जाए तो पूरी दुनिया उस देश को कॉपी करना चाहे, जिसके कारण वो महाशक्तिशाली कहलाएंगे। तो इसी चक्कर में हम ये कहें कि शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई है। अब अमेरिका का क्या मानना था, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, लेकिन वहीं पर सोवियत संघ का क्या मानना था कि जो समाजवाद या साम्यवाद अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवाद से कई गुना बेहतर है दुनिया के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मानना था।
अब आपको मैं बता दूं पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, और समाजवाद साम्यवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब कमेंट करके ये बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था का नाम क्या है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होता है जिसके अंदर में पूरी मार्केट पे कंट्रोल किसका होता है, मार्केट पे कंट्रोल पूरा किसका होता है, निजी लोगों का होता है, यानी लोग वहाँ की जनताओं के कंट्रोल में होता है। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। वो पूरी मार्केट कैसी होती है, निजीकरण होती है, यानी कि हमारा जैसे कोई बिजनेस वगैरह, उसके ओनर हम रहेंगे, कोई सरकार आके हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला आता है सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था, समाजवाद और साम्यवाद। साम्यवाद समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या है भाई, मार्केट के अंदर में, पूरे देश के अंदर में सब किसका चलेगा, सिर्फ सरकार का ही चलेगा। इसमें निजी क्षेत्र का विरोध होता है, यानी जो निजी व्यवस्था होता है ना, निजी यानी अगर आप यहाँ पर कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो वो उसका ओनर कौन कहलाएगा, सरकार कहलाएगा। आप ओनर नहीं कहलाओगे, आप एम्प्लॉय कहलाओगे, ठीक है। तो समाजवाद क्या होता है, जिसके अंदर में पूरी व्यवस्था किसके अंडर में होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है, और इसके अंदर में जो निजी व्यवस्था होता है ना, इनका विरोध किया जाता है। यहाँ पे निजी व्यवस्था नहीं होता है। अच्छा, बताना हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध, जब शीत युद्ध का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं कि हमारे अब तो द्वितीय विश्व युद्ध हुए, और वो आरंभ कब हुआ था, शुरू कब हुआ था। देखिए, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से चला कब तक, 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध चला। यानी ये युद्ध कब तक चला था, 4 साल तक। और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से, जिसके बाद से ये शीत युद्ध 1945 तक। तो द्वितीय विश्व 1945 में अमेरिका ने जापान चला, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर 1945 तक ये चला। और ठीक है, इसी 1945 में जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या बोला था, कमेंट करके बताइए क्या डाला था। यहाँ तक आपको परमाणु बम डाला था, और एक परमाणु बम कि इसके अंदर डालने के बाद 19 जो है ना, अब आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि 2018 में अमेरिका में बहुत सारी आलोचनाएं भी चली थी भाई आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। स्टूडेंट्स इसके अंदर राष्ट्र के जो देश थे वो हार मानने के लिए रेडी थे, वो आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक समझना, 1919 भी ठीक है और 1918 भी ठीक है, बिकॉज ऑफ ऐसा कहा जाता है कि जो 2018 का एंड जो द्वितीय विश्व युद्ध पर जाके शीत युद्ध, इनमें कितने गुटों में लड़ाई हुई थी, जाहिर सी बात है 2 ही गुटों में लड़ाई होती है। बस ये है, सपोर्ट करने वाले आ जाते कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा। तो 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी। एक गुट को हम बोलते हैं मित्र राष्ट्र, एक गुट को हम बोलते हैं मित्र राष्ट्र, और दूसरे गुट को बोलते हैं हम धुरी राष्ट्र। अब ये याद रखना, जिस राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मिली, जिस राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध में, इस द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मिली, उसे हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, उसे हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उसे हम धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र में थे और कौन कौन से देश धुरी राष्ट्र में थे। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र में थे, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूएसए, आज जिसे हम बोलते हैं अमेरिका, वो इनको क्या मिली थी भाई, इन्हें विजय मिली थी, यानी कि जीत मिली थी, ये जीते थे, हैं। और इन्हीं 4 राष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है, मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे। और जो हार का सामना करा था जिन राष्ट्रों ने, उनका नाम है जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान, इटली, इन 3 देशों को हम किस नाम से जानते हैं, धुरी राष्ट्र के नाम से। और इसमें हारा कौन था, धुरी राष्ट्र हारा था, ठीक है। और उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, किस वजह से, मतलब एकदम से कैसे, जो 6 साल से लड़ाई चलता रहा, एकदम से अंत कैसे हो गया, ऐसा क्या भयावह स्थिति हो गई उन दोनों में, ऐसा क्या हादसा हो गया जिसके कारण में हमें युद्ध खत्म करना पड़ा। तो युद्ध अंत इस वजह से हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945। ये देखिए, अगर ये अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम नहीं डाला होता, तो हो सकता है कि ये 1945 में भी ये युद्ध खत्म नहीं होता, आगे तक चलता रहता, 1946, 1947, कोई लता ही पता नहीं था कब खत्म होगा। बिकॉज दोनों जो मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, दोनों ही बहुत शक्तिशाली थी। हारने में युद्ध, आप इस बात का अंदाजा इसी चीज़ से लगा लो कि 1939 में युद्ध आरंभ हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1945 में। 6 साल तो युद्ध ही चलते रह गए,
तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों कितने शक्तिशाली होगी। और वो भी अंत किस वजह से हो गई? अगस्त में अमेरिका ने क्या करा, जापान के, किसके, ये जापान है, ये दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया, बम गिराए, और जापान को क्या करने पर मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब जब घुटने टेकने पर मजबूर करते तो इससे क्या होगा, जो धुरी पक्ष जो था ना, धुरी राष्ट्र, ये क्या घुटने हार मानने लग गए, जिसके बाद क्या हुआ, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जो युद्धों के दौरान में जो बमों का इस्तेमाल हुआ था, जो भी बमों का इस्तेमाल हुआ था उसका कूट नेम क्या है, कूट नेम। तो जो युद्ध के दौरान बमों का जो बम इस्तेमाल हुआ है उसके कूट नेम है लिटिल बॉय और दूसरा है फैट मैन। ठीक है, अगर यदि बात की जाए बमों की वेटेज की, क्षमता की, बमों की क्षमता क्या थी, तो बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलो टन। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल के, परमाणु बम गिर करके विश्व युद्ध समाप्त किया, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद दुनिया भर में अमेरिका पर आलोचना होने लग गई कि भाई जब जापान आपको घुटने टेकने पर मजबूर, मतलब वो घुटने टेक रहा था, अपनी हार स्वीकार कर रहा था, तब आपको उस पर परमाणु बम गिरने की क्या जरूरत है। तब अमेरिका पे आलोचना क्या हुआ कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जब जापान आत्मसमर्पण कर रहा है तो भाई उस पर ऐसे में उस पर परमाणु बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, तो आपने क्यों गिराया। तो इसके रिप्लाई में अमेरिका की ऐसी हमेशा से गंदी आदत रही है, कोई भी उसका दिमाग पता नहीं कैसा रहता है, कोई भी कुछ राजनीतिक कुछ भी होता है ना तो जाके बम फोड़ने का धमकी देने लग जाता है, ये करने लग जाता है, वो करने लग जाता है। ठीक है, तो देखो इसके जब अमेरिका ने बम गिराया तो उस पर अमेरिका के पक्ष में उसने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो देखिए अमेरिका के समर्थक के तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि से रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। मतलब अमेरिका का ये तर्क था, मतलब ये मानना था कि भाई वो जो सामने जो धुरी राष्ट्र के देश है ये हार मानने के लिए रेडी हो ही नहीं रहे थे, और बहुत ही दोनों ही तरफ से बहुत ही लोगों का जनहानि, मतलब लोग मर रहे थे, खूनियों की होली हो रही थी। तो इससे रोकने के लिए भाई अमेरिका को नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरना पड़ा, ये इन्होंने जवाब में दिया। अब बात करते कि ये तो उन्होंने दुनिया को जवाब दिया। अब उसका मेन उद्देश्य था, अमेरिका का जो मेन उद्देश्य था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने का, वो क्या था भाई, वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था, सोवियत संघ को ये दिखाना चाहता था कि भाई अमेरिका ही दुनिया में महाशक्तिशाली है और कोई राष्ट्र नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं जो हम अभी पहले पढ़े थे कि जो शीत युद्ध का अंत किसे मतलब क्या था। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंतिम अंत माना जाता था, किंतु वो शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ। वास्तव में शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, उसके कारण में। तो हम क्यूबा का मिसाइल संकट को शीत युद्ध का अंत क्यों मानते थे, इसके पीछे रीज़न समझे। पहले क्यूबा के बारे में समझते हैं। ये क्या है, ये क्यूबा है, ये एक बड़ा सा अमेरिका है। ठीक है, तो जो अमेरिका था, अमेरिका के जो तट पे, जो अमेरिका के तट पे द्वीपीय देश एक था क्यूबा। ये एक छोटा द्वीपीय देश था जो कि किससे, अमेरिका के तट से लगा हुआ था। ये नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन सपोर्ट किसको करता था, ये सपोर्ट सोवियत संघ को करता था। क्यों करता था, क्योंकि सोवियत संघ इसे वित्तीय सहायता देता था। अरे हर एक पड़ोसी ऐसे निकल जाता है। अब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो भाई, इसको चाइना पैसा भेजता है और ये हमारे खिलाफ लड़ता है। तो सिमिलर उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि सोवियत संघ जो था, ये जो सोवियत संघ था वो क्यूबा को क्या देता था, पैसा, वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, और ये क्यूबा किसके खिलाफ खड़ा रहता था, अमेरिका के। जैसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ हमेशा रहता है, ऐसे ही क्यूबा अमेरिका के खिलाफ था। तो यहाँ तक समझ में आया भाई, क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट पर लगा हुआ है। भाई ये पास तो अमेरिका के है, लेकिन सपोर्ट किसको करता था, सोवियत संघ को करता था। क्यों करता था, क्योंकि सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता देता था। अब आगे की बात करते हैं। सोवियत संघ का जो नेता था निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ का नेता निकिता खुश्चेव क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे, देखिए ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने
का फैसला किया। जो मतलब रूस का सोवियत संघ का जो नेता था निकिता खुश्चेव, इसने क्यूबा के सामने ये पक्ष रखा कि सोवियत संघ आपके देश को मतलब अपने रूस का सैनिक ठिकाना बनाने का फैसला ले रहा है, तो इस पर उन्होंने एग्री कर लिए। मतलब जो क्यूबा था वो एग्री हो गई, चलो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 1962 में, कब 1962 में, ये डेट याद रखना, उन्होंने क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा में बदल दिया। यानी क्यूबा में जाकर के पूरा अपना सैनिक तमाम के तमाम जो भी थे, आधा इधर और आधा अपने देश के अंदर में तैनात कर दिया, और मिसाइलें वगैरह सारी चीज़ें, तोप, परमाणु बम, सारा चीज़ें ला करके वहाँ पर खड़ा कर दिया। जब ये हुआ तो 1962 में खुश्चेव, जो कि कौन था, नेता था किसका, सोवियत संघ का, खुश्चेव क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार जब क्यूबा में ये सारी मिसाइलें और हथियार तैनात हो गई, तो इसके बाद ये जो अमेरिका था ना, अब अमेरिका को ये ज़्यादा नुकसान कर पाता। कैसे कर पाता? अब एक बात बताओ, उधर से वो मतलब अगर क्यूबा में अगर वो अपना सैनिक ठिकाना नहीं बनाता तो इधर से हमला होता और इधर से हमला होता आपस में। अब क्या होगा, मान लो अगर अमेरिका ये है, मान लो ये अमेरिका है और ये रूस है, सॉरी हाँ ये रूस यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, ये अब यहाँ पर ये क्यूबा है। अब देखो ये इधर हमला करेगा या इधर करेगा। अब ये दो मतलब जो अमेरिका था इस दो जगहों से घिर चुका था, अब दोनों जगह से परमाणु बम हथियारों से इन पर हमला होता, जिससे अमेरिका की जब मुख्य भाग वगैरह ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। यानी कि अमेरिका के जो दो गुना शहरों पर, ये ठिकाने पर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था और नुकसान तबाही मचा सकता था। अब देखिए इसके आगे, जब अमेरिका को ये बात पता चला, उस समय अमेरिका का जो नेता था जॉन एफ कैनेडी था, ठीक है। तो जब ये बात अमेरिका को पता चला कि यार जो क्यूबा हमारे खिलाफ ऐसा हरकतें कर रहा है, तो देखिए ये क्या है, ये क्यूबा है और ये अमेरिका है। तो इस तरफ आते हुए जो भी आता है, मतलब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का जो भी जहाज इधर से जाता, उन्होंने अपनी क्या कर दी, जंगी बेड़ों को यहाँ बंद कर दिया, जिससे जो भी जहाज क्यूबा की तरफ जा ही नहीं पाए, जो जाएगा वो वहीं रुक जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति हुई थी, जब ये आगे क्यूबा का जहाज आ गया, और क्यूबा का जहाज कह रहा हूँ, सॉरी यूएसएसआर बोले तो सोवियत संघ का जहाज आ गया, और यहाँ पर ये अमेरिका का बेयर बोले तो जंगीर, जो चैन वैन से लोहे से नहीं होता, जो इससे बंद आना जाना बंद कर लेते हैं, वो और इस तरफ अमेरिका। तो इसी स्थिति में जब रूस बोले तो सोवियत संघ और आपका इधर अमेरिका, दोनों की जहाज आमने सामने खड़ी हो गई, और बीचों बीच में क्या, अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े लगा दी, जिससे भाई साहब दोनों ही महाशक्ति आमने सामने खड़ी हो गई हथियार लेकर के। और इसी स्थिति को जब इधर सोवियत संघ और इधर अमेरिका दोनों खड़ी रही, इसी स्थिति को पूरी दुनिया ने ये समझा कि भाई दोनों ही महाशक्ति आमने सामने खड़ी हो गई है, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। इसीलिए इसी स्थिति को, इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है, शीत युद्ध के अंत के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हुआ था, वहां पर युद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण में शीत युद्ध जारी रहा, ठीक है। नहीं तो अगर युद्ध हो जाता तो 1962 में ही, जो आपको मैंने पढ़ाया, खत्म कब हुआ था, 1991 में ना। अगर युद्ध हो गया होता तो कब ये शीत युद्ध का अंत कब हो जाता, 1962 में अंत हो जाता, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए अब क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, इसीलिए क्यूबा के मिसाइल संकट को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु। यहां तक समझ में आ गया, इनमें कोई पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है पेपरों में। क्या पूछ सकता है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय जो मुख्य नेता की बात करें, अभी आपको मैंने बताया क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, पूरा डिटेल में बता दिया स्टोरी में। अब हम समझते हैं जो क्यूबा का मिसाइल संकट के समय जो मुख्य नेता थे वो कौन थे। जो क्यूबा था, जो अमेरिका के एक तट से लगा हुआ था, जो देश जिसका नाम क्यूबा था, उसका मुख्य नेता कौन था, फिदेल कास्त्रो। और सोवियत संघ जो इनको वित्तीय सहायता देता था, जो क्यूबा इनको सपोर्ट करता था, उनका नाम, उसके नेता का नाम क्या था, निकिता खुश्चेव, ठीक है। और तीसरा अमेरिका के नेता का नाम क्या था, जॉन एफ कैनेडी। ये तीन मुख्य नेता थे क्यूबा मिसाइल संकट के समय। ये समझ में आ गया। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। अब पार्ट सेकंड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हो। और हाँ,
जाने से पहले बेल आइकन दबा दें, बिकॉज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, बिकॉज हम आपके 12th क्लास की पूरी कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट का बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाए और आप लोग टॉपर बने। हमारे यहाँ से पढ़कर बेस्ट नोट्स मिलेगा, हमारे यहाँ पर पूरी नोट्स की फॉर्म में पढ़ाया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।